मेरे सभी प्यारे विवेकियंस का एक बार फिर हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। मैं आपकी रुचि मैम एक बार फिर आपके लिए एक नए विषय के बारे में कुछ अच्छी व महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा व समझा और आपको विशेषण शब्द छांटने भी अच्छे से आ गए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है किसी भी चित्र को देखकर उसका सुंदर वर्णन कर पाना। अंग्रेजी में इसे पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कौशल है, यानी कि इससे हमारी लेखन शैली विकसित होती है। लेखन शैली यानी कि राइटिंग स्किल्स। तो चित्र वर्णन से हमारी लेखन शैली यानी कि राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो शुरू करें आज की कक्षा। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 34 यानी कि पेज नंबर 34 खोलें और आज की दिनांक डालें। दिनांक यानी कि डेट। सोचो और लिखो। चित्र वर्णन। किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में बताना अथवा लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। पर चित्र वर्णन से पहले आइए हम चित्र वर्णन के कुछ नियमों के बारे में बात करें। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? जब भी आपको कोई चित्र दिया जाता है तब आप चित्र को ध्यान से देखकर जगह का नाम बताएं। जैसे पृष्ठ संख्या 34 में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और देखिए कि यह जगह कौन सी है। यह एक खुला हरा भरा मैदान है। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले हमें उस जगह का नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखना है कि चित्र में कौन कौन हैं। चित्र में दिखाई देने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों या पशु पक्षियों का वर्णन करें। चित्र में आपको जो भी व्यक्ति, वस्तुएं, जानवर, पक्षी या कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका वर्णन 1 या 2 पंक्तियां सबके बारे में आपने लिखनी है। जैसे दिए गए चित्र में एक महिला छाता लेकर कहीं जा रही है। एक बच्चा बरसाती पहनकर बारिश का मजा ले रहा है। 2 बच्चे आपस में गेंद खेल रहे हैं। और इस दृश्य में क्या दिखाया गया है? बारिश। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि आज रिमझिम बारिश हो रही है। तो इसी तरह आपने सभी के बारे में कुछ न कुछ लिखना है या बोलना है। आगे चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चित्र वर्णन लिखते समय या बोलते समय वर्तमान काल का प्रयोग करें। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। चाहे आप हिंदी में चित्र वर्णन कर रहे हो या फिर अंग्रेजी में पिक्चर कॉम्पोजिशन, तो आपको हमेशा वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। आगे चित्र में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। जब भी आप चित्र वर्णन करते हैं तो आप व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे इस चित्र में एक महिला है, एक बच्चा है, 2 लड़के हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें कोई नाम नहीं देंगे। आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक बच्चा, 2 व्यक्ति, एक औरत, 2 बच्चे, इस तरह से। ठीक है? तो आप व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चित्र वर्णन में काल्पनिकता नहीं
यानी कि कोई इमेजिनेशन नहीं, जो आपको दिख रहा है उसी के बारे में आपने लिखना है। चित्र वर्णन करते हुए आप कहानी नहीं लिख सकते। आप अपने मन से कोई कहानी नहीं बना सकते हैं। जो आपको चित्र में दिख रहा है आप उसी के बारे में अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखें कि चित्र में दी गई हर वस्तु या व्यक्ति को क्रम दें। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी चीज रह ना जाए तो आप उनको क्रम देकर एक एक करके उनका वर्णन कर सकते हैं। क्रम देने पर आपको भी आसानी होगी और आपकी कोई चीज रहेगी भी नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप चित्र में प्रत्येक वस्तु को क्रम दे दें। ठीक है, और चित्र वर्णन जब भी करें सीधे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें। अपनी वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सरल रखें, पर अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें। अच्छी शब्दावली मतलब अच्छी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है? अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। सोचें और अपने शब्द ज्ञान को बाहर निकालें। सोचकर कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और अंत में याद रखिए कि आपको अपने विचार जरूर देने चाहिए। चित्र से संबंधित एक अच्छा संदेश अवश्य देने की कोशिश करें और वह संदेश आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका चित्र वर्णन बहुत ही सुंदर और सहज होगा और आप अपने चित्र वर्णन को अपनी अच्छी शब्दावली से यानी कि अच्छी वोकैबुलरी से बहुत ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो आज हमने कितना अच्छा विषय पढ़ा। आप चित्र वर्णन के बारे में हमेशा परेशान रहते थे कि कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं। लेकिन अब इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख के आप किसी भी चित्र के बारे में लिख सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, अपनी वाक्य संरचना को सुधार सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह विषय बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अब बारी है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में आपने करना है आओ करें 9। आओ करें 9 में यह जो चित्र दिया गया है इसके बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखने हैं आपने। ठीक है, तो ये आपने अपनी कोर्स बुक में ही करना है। अगला है सोचो और बताओ, पृष्ठ संख्या 33 में। सोचिए और बताइए कि आसमान में फिर से निकलकर इंद्रधनुष ने क्या सोचा होगा। तो आपने पाठ पढ़ा है ना इंद्रधनुष के बारे में, तो आपको यह बताना है कि आसमान में फिर से निकलकर इंद्रधनुष ने क्या सोचा होगा। आपने सिर्फ सोचना है और अपनी मम्मी के साथ बैठकर इस बारे में बात करनी है। बारिश के दौरान और बाद में आसपास के वातावरण में क्या अंतर आता है। तो बच्चों आजकल तो बरसात के दिन चल ही रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि बारिश के दौरान यानी कि जब बारिश हो रही है और उसके बाद आसपास के वातावरण में क्या अंतर आता है। आप यह सब अच्छे से ध्यान से देखिए और फिर आपस में बातचीत कीजिए। और जब स्कूल खुलेंगे तो हम सब मिलकर इस बारे में बात करेंगे। अगला आओ जुड़ें, पृष्ठ संख्या 35 में इंद्रधनुष के रंगों को याद करने का आसान तरीका दिया गया है। आपने इस आसान तरीके को पढ़ना है और इसके द्वारा आपने इंद्रधनुष के सारे रंगों के क्रम को याद करना है। इसका सही क्रम है विबग्योर। ठीक है, तो वो आप पढ़िए, सोनाली मैम ने भी आपको समझा दिया है। इसको आपने याद करना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पृष्ठ संख्या 36 में
यानी कि पेज नंबर 36 में हमें ख्याल है हम सभी रोजमर्रा के कामों को करने के लिए निरंतर यानी कि रेगुलर हमेशा पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है और यह पानी हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, गिफ्ट ऑफ नेचर। तो इसी कारण हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। हमें सोच समझकर पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो आज अगर हम बचाएंगे तभी हमें कल मिलेगा। तो आपको सोचना है और बताना है कि आप दांत साफ करते समय, नहाते समय, पौधों को पानी देते समय और इन सभी कामों को जब आप करते हैं तो आप पानी का उपयोग कैसे करेंगे, कैसे आप पानी बचा सकते हैं। इन सभी कामों को जब आप करते हैं तब आप कैसे पानी बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यही सोचना है और आगे उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है, उन आदतों को जिनसे पानी को हम बचा सकते हैं, क्योंकि पानी जो है बहुत अमूल्य है और हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण यानी कि पानी को बचाना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और जब हम पानी को आज बचाएंगे तभी हम कल उसे सबके लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कितने अच्छे विषय पढ़े, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सीखा। पानी को बचाने के तरीकों के बारे में सोचिए और पानी बचाइए। तो हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम स्कूल में भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।